हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 28 जनवरी 2021 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहला आर्टिकल आज हमारा ग्रीन टैक्स से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में सेंटर ने ऐसे व्हीकल्स जो कि बहुत पुराने हो चुके हैं और वो हमारे इन्वायरमेंट में खूब सारा पोल्यूशन फैला रहे हैं, उनको उनके यूज़ को कम करने के लिए या फिर ख़त्म करने के लिए उनके अगेंस्ट एक ग्रीन टैक्स इम्पोज करने की बात कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक प्लान प्रपोज किया गया है, अनाउंस किया गया है। यहाँ पर होगा क्या कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, वो ऐसे पुराने व्हीकल्स के ऊपर ग्रीन टैक्स लेवाई करेगा। जब भी कोई भी पुराना व्हीकल अपने एक निर्धारित समय के बाद उसके रिन्यूअल के लिए जाता है तो वहां पर उसको मिलता है फिटनेस सर्टिफिकेट। अब इसी फिटनेस सर्टिफिकेट का जो भी रेट चल रहा होगा, उस टाइम पर अगर व्हीकल्स बहुत पुराने होंगे तो उनके रेट्स में इजाफा दिखेगा, जैसे कि 10 से 25% तक का हम हाई रेट रख देंगे वहाँ पर, जिससे कि लोग डिसइंसेंटिवाइज हों कि हाँ, मुझे ऐसे पुराने व्हीकल्स का यूज़ कम करना है या नहीं करना है। जितना भी पैसा एक्स्ट्रा यहाँ से कलेक्ट हो रहा है उनको हम लोग एक सेपरेट अकाउंट में रखेंगे और इस सेपरेट अकाउंट में जितने भी पैसे कलेक्ट होंगे उनको हम लोग यूटिलाइज करेंगे अपने इन्वायरमेंट को ग्रीन करने के लिए। और भी दूसरे स्टेट असिस्टेंस के ऊपर भी हम देख सकते हैं कि उनको हम और अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे, लेकिन डेफिनेटली हम पॉल्यूशन कम करने के लिए ही यूटिलाइज करेंगे। इस ग्रीन टैक्स से बहुत सारे व्हीकल्स एग्जेम्प्टेड भी हैं, जैसे कि ऐसे व्हीकल्स जो कि हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, वो ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप नॉर्मल डीजल पेट्रोल वेरिएंट की कार या कोई भी व्हीकल ले ही रहे हो, लेकिन उसी में आपने साइमल्टेनियसली सीएनजी या फिर एलपीजी या इथेनॉल का भी यूज़ किया है। उन केसेस में ऐसे व्हीकल्स एग्जेम्प्टेड रहेंगे। साथ ही साथ जो भी फार्मिंग के लिए यूज़ होने वाले व्हीकल्स हैं, जैसे कि ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, टिलर्स, ऐसे व्हीकल्स भी इस ग्रीन टैक्स से एग्जेम्प्टेड रहेंगे। ये ग्रीन टैक्स का पूरा प्रावधान डिफरेंशियल टैक्सेशन पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हर एक व्हीकल पर हम लोग सेम टैक्स लगाएंगे, अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो पर्सनल व्हीकल है उसमें हर 15 साल के बाद जब आप रिन्यूअल के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो उस टाइम पर ग्रीन टैक्स चार्ज किया जाएगा। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो उसके लिए ग्रीन टैक्स कम चार्ज होगा। अगर आप अपना व्हीकल बहुत पुराना किसी बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी में यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पर जो यहाँ पर ग्रीन टैक्स लगेगा बहुत ज़्यादा होगा। ये हो सकता है कि जितना आप रोड टैक्स दे रहे हैं उसका 50% तक भी चार्ज ले लें ये लोग। तो इस तरीके से डिफरेंशियल टैक्सेशन है। और आप कौन सा वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल वेरिएंट है या डीजल वेरिएंट आपका व्हीकल है, इसके ऊपर भी ये डिफरेंशियल टैक्सेशन चलेगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जितना भी रेवेन्यू इस ग्रीन टैक्स के थ्रू हम कलेक्ट करेंगे उनको हम लोग पॉल्यूशन से लड़ने के लिए यूज़ करेंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए, और इस एमिशन को हम मॉनिटर करेंगे कि कितना हम लोग पॉल्यूशन फैला रहे हैं और उसको कैसे हम कर्ब कर सकते हैं। अगला आर्टिकल हमारा PM 2.5 एक्सपोजर और उसके कारण होने वाले एनीमिया से है। हाल फिलहाल में IIT दिल्ली में एक रिसर्च के तौर पर यह बताया कि एनीमिया का रिलेशन PM 2.5 मतलब कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 के एक्सपोजर से भी है। और मेजरली जितने भी ऐसे 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो उनको और तेजी से अफेक्ट कर रहा है। एनीमिया की बात करें तो जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये हमारा रेड ब्लड सेल है। अभी रेड ब्लड सेल क्या होता है, कुछ डिस्टॉर्ट हो गया या फिर इसका नंबर काफ़ी कम हो गया अपने शरीर में, उस फेज़ को हम लोग एनीमिया बोलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक सिंपल सा कंडीशन बताता है एनीमिया के लिए कि हमारा जो भी नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल है या फिर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है, अगर उसमें गिरावट देखने को मिलती है तो हम उसको एनीमिया का कंडीशन बोल सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा ऑप्टिमल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होता है वो हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए जिम्मेदार है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, सोते हैं या फिर हम बॉडी मूवमेंट करते हैं, ये सब कहीं ना कहीं हमारे ऑप्टिमल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर कम हुआ तो हम जल्दी थक जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। और ये अलग अलग एज ग्रुप, सेक्स या फिर अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोग या फिर उनकी लाइफ हैबिट्स कैसी है, जैसे कि अगर वो स्मोक कर रहे हैं या फिर कोई महिला प्रेग्नेंट है, ऐसे अलग अलग समय पर ये जो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन होता है इसका लेवल अलग अलग डिमांड होता है। तो उसके चलते हमारी बॉडी अडाप्ट कर लेती है। बट
एनीमिक लोग जो होते हैं वो एडाप्टेशन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनके शरीर में हीमोग्लोबिन या फिर रेड ब्लड सेल्स का नंबर कम हो जाता है, जिसे हम लोग एनीमिया बोलते हैं। इसके मेजर कॉजेस विटामिन की कमी जैसे कि B12 या विटामिन ए, या फिर आप फोलिक एसिड की कमी बोल सकते हो, साथ ही साथ आयरन की डिफिशियंसी, या फिर एक मेडिकल टर्म में एक टर्म आता है हीमोग्लोबिनोपैथीज। इसका मतलब ये है कि हमारा किसी न किसी कारण या फिर किसी डिसऑर्डर के कारण या फिर किसी डिसीज़ के कारण हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स कम होते जा रहे हैं, तो ये भी एक मेजर कारण बन सकता है। साथ ही साथ बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीज जैसे कि मलेरिया हो जाना ट्यूबरकुलोसिस के टाइम पर, या फिर कोई भी HIV या पैरासाइटिक इन्फेक्शन के समय पर रेड ब्लड सेल्स की संख्या कम हो जाती है। इसके नॉर्मल सिम्टम है कि थकान महसूस होगी, बहुत कमजोरी लगेगी, चक्कर आता रहता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जल्दी ड्राउजीनेस मतलब नींद आती रहेगी हमेशा। ये सारे सिम्टम्स हैं। कौन सा सेक्शन इसके लिए वल्नरेबल है? सबसे ज़्यादा बच्चे और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो सबसे बुरे तरीके से इससे प्रभावित हैं। WHO ने यह भी एस्टिमेट किया है कि 5 साल से कम उम्र के लगभग लगभग 42% बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन में कम से कम 40% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन वर्ल्ड वाइड एनीमिया से ग्रसित होते हैं। की फाइंडिंग्स यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि जो भी PM 2.5 का एक्सपोजर है वो एनीमिया को और बढ़ावा देता है, और ये भी पाया जा रहा है कि इन जगहों पर जहाँ पर PM 2.5 का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे जगहों पर जो बच्चे हैं वो लगभग लगभग 63% के आसपास लोग एनीमिक हो रहे हैं। यहाँ पर जितने यंग चिल्ड्रेन होते हैं उनकी वल्नरेबिलिटी और ज़्यादा हो जाती है। साथ ही साथ जो गरीबी रेखा है वो भी एनीमिया के लिए बढ़ावा देता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप समझो कि जो विटामिन की ज़रूरत है, फोलिक एसिड जैसी चीज़ें हैं या फिर विटामिन ए, B12 जिनकी हमने बात की, तो वो न्यूट्रिशन लेवल इनको अचीव नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये भी एनीमिक रहते हैं। एक होता है मैटरनल एनीमिया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट है और वो एनीमिक है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो भी बच्चा पैदा होगा वो भी एनीमिया से ग्रसित होगा, या फिर उसके अंदर भी रेड ब्लड सेल्स की काफ़ी कमी दिखेगी। यहाँ पर एनीमिया के लिए ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमें खूब बढ़िया बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत है। हरी सब्जियाँ खाएं, गाजर, मूली, चुकंदर, पालक ऐसी चीज़ें खाएं। अगला आर्टिकल हमारा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से रिलेटेड है। इसका कॉन्टेक्स्ट तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बात करते हैं WCCB की। ये एक प्रकार का स्टेचुटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर में। बेसिक मकसद इसका यही है कि क्राइम के अगेंस्ट, जो भी वाइल्ड लाइफ क्राइम होते हैं उनके अगेंस्ट इसको लड़ाई करनी है। और ये एक प्रकार का एडवाइजरी बॉडी है। स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एडवाइस देता है कि वाइल्ड लाइफ क्राइम को कैसे हम कम कर सकते हैं, और जो भी क्राइम उस टाइम पर होते रहते हैं उसकी भी खबर ये रखता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का सेक्शन 38 क्लॉज जेड ये कहता है कि WCCB के पास ये पावर है कि वो वाइल्ड लाइफ क्राइम से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए वो लोग इंटेलिजेंस कलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी उनसे संबंधित इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको तुरंत के तुरंत ये बात सर्कुलेट कर सकते हैं कि उनके लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, या फिर जो भी क्रिमिनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कैच किया जाए। साथ ही साथ ये सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक भी बनाते हैं, जिसके चलते अलग अलग स्टेट या फिर सेंटर को हमारे पास एक सेंट्रल डेटा होता है, जिससे कि जहाँ पर भी ऐसे वाइल्ड लाइफ क्राइम एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं वहाँ पर हम कड़ी निगरानी रख सकें। फॉरेन अथॉरिटीज़ के साथ भी कोऑर्डिनेट करना इंटरनेशनल लेवल पर, और हमें जितने भी वाइल्ड लाइफ क्राइम्स के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं उसमें जितना भी साइंटिफिक और प्रोफेशनल एडवांसमेंट की ज़रूरत होती है उसके लिए भी कैपेसिटी बिल्ड करना। साथ ही साथ गवर्नमेंट जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे क्राइम्स के लिए असिस्ट करना। ये कुछ कस्टम अथॉरिटीज़ होती हैं इसी फील्ड में जो कि फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने की बात करती हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, साइट्स या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इन सभी चीज़ों में भी ये अपना एडवाइस देते हैं। अगला आर्टिकल हमारा नाथुला पास से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में नाथुला के पास वाला ये जो डोकलाम इशू आप सब ने न्यूज़ में सुना ही होगा, इसके बाद
यहाँ पर ऊपर नदन साइड ऑफ सिक्किम में एक नाकुला पास है। यहाँ पर भी इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में कुछ क्लैश हो गए थे। ये जो नाकुला पास है ये हमारे मीन सी लेवल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब लगभग लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और यहीं पर तीस्ता रिवर का ओरिजिन है, जिसको हम लोग मुगुथांग या चोलामू बोलते हैं। उसके जस्ट ऊपर या उसके आगे आप बढ़ेंगे तो ये नाकुला पास आपको मिल सकता है। इसके अलावा हमने नाथुला या जेलेपला पास ऑलरेडी सिक्किम स्टेट में सुना होगा। नाथुला पास जो है वो सिक्किम के ईस्टर्न साइड पर है और नाकुला पास जो है वो सिक्किम के नदन बॉर्डर पर है। अगला आर्टिकल हमारा ऑफ बजट बोरोविंग से रिलेटेड है। यूजुअली क्या होता है कि जब भी किसी भी कंट्री में बजट इंट्रोड्यूस होता है या फिर बजट की बात आती है तो सभी लोग की नज़रें एक बात पर टिकी होती है कि इस टाइम इस यूनियन बजट में फिस्कल डेफिसिट कितना होगा। फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होता है? एक नॉर्मल सी बात है कि जो भी सरकार के कमाने का सोर्स है और जितना वो स्पेंड करती है, इनके बीच का जो भी गैप है उसको हम लोग फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना कमाया और कितना खर्चा कर दिया। तो मान लो उसने 100 रुपये कमाया और 105 रुपये खर्चा कर दिया, तो ये जो 5 रुपये का डेफिसिट आता है यही है फिस्कल डेफिसिट। यहाँ पर ये जो फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं उसी में एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफ बजट बोरोइंग। ये एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है जिससे कि फिस्कल डेफिसिट को हम लोग थोड़ा कम करके दिखा सकते हैं। यूजुअली बहुत सारी सरकार ऐसा करती है। होता क्या है कि सरकार लोन के लिए पैसे बाहर से या फिर हम सबसे या फिर किसी न किसी दूसरे फॉर्म पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में वो ले लेती है। कुछ अलग सोर्सेस हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है। ऐसे पब्लिक इंस्टीट्यूशन को सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये बोल दे कि आप लोन ले लो और अपना एक्सपेंडिचर जितना भी खर्चा पानी करना है आप उस लोन के थ्रू कर लो और बाद में जब आप कमाना तो उनको चुका देना। क्या होता है इसका मतलब कि सेंटर डायरेक्टली ऐसे लोन लेने की बात नहीं कर रही है। इसीलिए जब सेंटर खुद लोन नहीं ले रही है तो इस केसेस में वो यूनियन बजट में शामिल नहीं होते हैं और जितनी भी उधारी यहाँ पर ली गई है वो हमारे फिस्कल डेफिसिट का हिस्सा बन नहीं पाता है। यहाँ पर ये जितने भी बोरोविंग्स की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर यूजुअली फिस्कल डेफिसिट के अंदर सेंटर के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है, एक लाइबिलिटी होती है कि वो उसको उतना पैसा वापस से चुकाना है। लेकिन ऑफ बजट बोरोविंग्स के जितने भी ऐसे लोन होते हैं उसमें सेंटर का कोई रोल नहीं होता। उनको जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो चुकाने का काम करते हैं। तो इसीलिए ये कंट्री के फिजिकल डेफिसिट में काउंट नहीं की जाती है। यूजुअली ऐसा ये जो ऑफ बजट बोरोइंग है ये कैसे रेज किया जाएगा? गवर्नमेंट पीएसयूज को सिंपल बोलती है कि भाई मार्केट से आप लोन ले लो या फिर बॉन्ड्स इशू कर लो। फॉर एग्जांपल 2020-21 के बजट में गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जितना भी फूड सब्सिडी बिल है उसको आधा ही पे करते हैं और उन्होंने बोला कि जितना कम पड़ रहा है आप उसको नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से लोन ले लो और वहाँ से आप उसको अपना काम कर लो। और इसी तरीके से सेंटर ने अपना जो फूड सब्सिडी बिल है उसको आधा कर दिया। अब यहाँ पर अगर वो पूरा पैसा दे देती तो गवर्नमेंट का ज़्यादा खर्चा हो जाता और कमाई तो उतनी है नहीं सरकार की। उस केस में डिफिसिट जो है या फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ता हुआ दिखाई देता। इस बात की पुष्टि करते हुए कैग भी यही रिपोर्ट देता है। एक 2019 का इनका रिपोर्ट आया था, इसमें यही कहना था कि ऐसे फंडिंग्स जो अलग सोर्सेस के थ्रू आते हैं या फिर ऐसे फंड्स जिनके ऊपर पार्लियामेंट का कोई जोर नहीं है, ऐसे क्या होता है कि हम एक बड़े रिस्क की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो भी फिस्कल डेफिसिट हम काउंट नहीं कर पाते हैं उससे हमारे कंट्री का जो ट्रू फिस्कल डेफिसिट का नेचर है वो हम लोग शो नहीं कर पाते हैं या कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। अब इसमें जैसे इन्होंने बोला कि जुलाई 2019 में जीडीपी का 5.85% एक्चुअल जीडीपी होना चाहिए था 2017-18 के लिए, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से ये 3.46% ही था। तो इससे ये जो ऑफ बजट बोरोविंग्स है इससे हमारा फिस्कल डेफिसिट कम दिखाई देता है बट होता नहीं है। अगला आर्टिकल हमारा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में दिल्ली और उसके आसपास वाले एरियाज में इंटरनेट सस्पेंड करने की बात की गई थी। यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक ऑर्डर इशू किया गया था उसके तहत।
ये ऑर्डर इशू किया जाता है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंदर एक टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल 2017 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो भी सरकार है या यूनियन होम मिनिस्ट्री है उसके पास ये पूरा पावर है, उसके पास ये एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है इस चीज़ का कि कभी भी वो वायर्ड या वायरलेस कम्युनिकेशन को पूरे के पूरे इंडियन टेरिटरी में चाहे वो स्टैब्लिश करे, वो बंद कर दे, उसको मेंटेन करने का पूरा पावर, उसको ऑपरेट करने का और इवन उनको लाइसेंस देने का भी पूरा पावर किसका है? ये है इंडियन गवर्नमेंट के पास। इस पूरे इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंतर्गत कोई भी वायर्ड या वायरलेस टेलीग्राफी होती है या टेलीफोन्स होते हैं, कोई भी रेडियो कम्युनिकेशन या डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन है, उसको भारतीय सरकार गवर्न कर सकती है। यहाँ पर इस एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट के पास ये भी पावर आता है कि वो फ़ोन लाइंस हमारी टैप कर सकता है, लेकिन वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिफाइंड लिमिट्स के अंदर ही। साथ ही साथ ये कम्युनिकेशन को भी मॉनिटर कर सकता है फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। सेक्शन 5 क्लॉज 2 इस एक्ट का ये कहता है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पब्लिक इमरजेंसी के टाइम पर या फिर पब्लिक सेफ्टी के इंटरेस्ट में या फिर हमारी भारत की सोवेरिनिटी और इंटेग्रिटी के इंटरेस्ट में या फिर किसी स्टेट की सिक्योरिटी के लिहाज से ऐसे एक्शंस ले सकती है। अगला आर्टिकल हमारा पद्मा अवार्ड से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से 10 लोगों को और पद्मश्री से 102 लोगों को। पद्मा अवार्ड्स एनुअली रिपब्लिक डे मतलब कि 26 जनवरी को अनाउंस किया जाता है। सबसे पहली बार 1954 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था और ये वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स है हमारे पूरे इंडिया में। यहाँ पर इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि जहाँ पर एक पब्लिक सर्विस की बात आती है, ऐसे फील्ड या ऐसी जगहों पर जो भी एक्टिविटीज़ या कोई भी लोग कोई रिकॉग्नाइजेबल काम करते हैं, जिनके अचीवमेंट्स को हम सराहते हैं, ऐसे लोगों को हम इन अवार्ड से सम्मानित कर सकते हैं। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इसके लिए पद्म अवार्ड कमिटी बनती है। पद्म अवार्ड कमिटी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है हर साल और इन्हीं के रिकमेंडेशंस पर यह अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट करते हैं मार्च या अप्रैल के मंथ में। वही 3 कैटेगरीज हैं पद्म अवार्ड्स की। पद्म विभूषण सबसे ऊंचा, फिर उससे नीचे पद्म भूषण और फिर उससे नीचे पद्मश्री। यहाँ पर भारत रत्न अवार्ड भी मिलता है एक, जो कि इंडिया का या फिर अपने देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये भी हमारे ह्यूमन इंडिवियर को अगर कोई एक्सेप्शनली ट्रीट करता है, उनको सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उन सब के लिए ये भारत रत्न अवार्ड भी दिया जाता है। ये भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब जिसको भी प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट करता है भारत रत्न। लेकिन ये साल में मैक्सिमम 3 लोग को ही मिल सकता है। ये एक मेजर डिफरेंस है। यहाँ पर इस टाइम जो पद्म विभूषण 7 रेसिपिएंट अवार्डीज हैं, आप यहाँ पर उनके फोटोज और उनके नाम एक बार आराम से स्लाइड पॉज करके पढ़ सकते हो। ये हैं कुछ क्विक रिवीजन के फटाफट से क्वेश्चंस। इनको आप जल्दी से सॉल्व करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए इनके आंसर्स। तो बस आज के डिस्कशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।